हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्या टॉपिक कर लिया है, सैलरी कर लिया है। तो सैलरी का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। जब एक पर्सन रिटायर हो जाता है तो उस समय उसको जो बेनिफिट मिलते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी अकॉर्डिंग टू सैलरी। इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग इसको भी एज ए सैलरी का ही एक पार्ट माना जाता है, प्रॉफिट इन व्यू ऑफ सैलरी माना जाता है। तो इसके बहुत सारे पॉइंट जो मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ मैं आपके साथ, वो सारे सैलरी में क्या होंगे, ऐड होंगे। ये सारे पॉइंट मैंने आपके साथ पहले भी कर लिए हैं एग्जेम्प्टेड इनकम में, वही रेपिटेशन है, लेकिन इस चैप्टर में आपको फिर से बता दिया गया है कि सैलरी में इनकी ट्रीटमेंट कैसे होनी है। ठीक है, तो आपने ये थियरी है, इसके साथ आपने छोटे छोटे सारे इसकी क्या कर लेनी है, एग्जाम्पल कर लेनी है, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा और साथ में ही आपकी एग्जेम्प्टेड इनकम की फिर से रिविजन हो जाएगी। ठीक है, अब हम ग्रेजुटी कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 10(10). हम स्टार्ट हुए थे सेक्शन 10(1) से स्टार्ट हुए थे और 10(10) तक पहुंच गए। सेक्शन 10(1) एग्रीकल्चर के बारे में बताता था और ग्रेजुटी सेक्शन 10(10) के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी एम्प्लॉय होता है वो एम्प्लॉय को सारी सर्विस देता है। जब उसकी रिटायरमेंट होती है या टर्मिनेशन होती है या रेजिग्नेशन ऑफ द सर्विस देता है, ठीक है, ये तीनों कोई भी कंडीशन होती है, तो एम्प्लॉयर उसको ग्रेजुएट, उसकी जो सर्विस की उसने एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को दी होती है, उसकी ग्रेजुटी उसको उसको उसके लिए वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है, ग्रेजुटी देता है। ठीक है, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम के कारण ये वाली चलाई गई है। ये इन केस ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन और डेथ। ठीक है, इसमें फैमिली को एंड में उनको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, और एक और सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, जैसे कि आपको पता चल गया है, जब ये ग्रेजुटी रिसीव होती है एम्प्लॉय को तो टैक्सेबल है। ठीक है, ये क्या है, टैक्सेबल है। अभी मैं बोल रही हूँ एग्जेम्प्टेड इनकम है, पर आप ध्यान से सुनिए, ये क्या है, टैक्सेबल है। कितनी टैक्सेबल है, कौन से हेड के अंदर ये टैक्सेबल होगी, एम्प्लॉय की ग्रेजुटी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी के अंडर होगी। और यदि डेथ के केस में, जब ग्रेजुटी रिसीव करता है लीगल हायर या नॉमिनी रिसीव करता है, तब टैक्सेबल इन देयर हैंड अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तब कि कौन से हेड के अंदर ये टैक्सेबल होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ग्रेजुटी है कब मिलती है, हमें रिटायरमेंट के टाइम मिलती है। और भी कंडीशन है, हमें ग्रेजुटी ड्यूरिंग द सर्विस भी मिल जाती है। एज पर द सेक्शन 10(10) ऑफ इनकम टैक्स, ग्रेजुटी इज पेड व्हेन एन एम्प्लॉय कंप्लीट 5 और मोर ईयर। जिसने एम्प्लॉय ने कितना टाइम सर्विस कर ली है, 5 साल या इससे ज़्यादा कर ली है, और फुल टाइम सर्विस विद एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के साथ 5 साल या इससे ज़्यादा सर्विस कर ली है, तो उसके पास हक बन जाता है वो क्या ले ले, ग्रेजुटी ले ले। और मिनिमम 240 डेज से ईयर, मतलब कि 240 दिन को एक साल मिनिमम दिन माना जाता है। ठीक है, द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेजुटी वेरीज फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ द एम्प्लॉय। जैसे हमारे पास काफ़ी कैटेगरी के एम्प्लॉय होते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट, तो उनके केस में जो ग्रेजुटी है उसकी कैलकुलेशन अलग अलग ढंग से होती है। जैसा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है ना, तो फुली टैक्स फ्री है। यदि उसको ग्रेजुटी मिलती है तो वो फुली क्या है, टैक्स फ्री, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यदि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसके अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं, कवर अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, और उससे भी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। जैसे कि आप सभी को पता चल गया, ग्रेजुटी कब मिलती है, ड्यूरिंग द सर्विस में मिल जाती है, तो उस केस में क्या होगा, और रिटायरमेंट के टाइम मिलती है उस समय क्या होगा। तो हमारे पास 3 टॉपिक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसके अंदर 2 कि जो कवर करता है ग्रेजुटी एक्ट 1972, और हमारा नेक्स्ट है जो ग्रेजुटी एक्ट 1972 को कवर नहीं करता है। जैसा कि मैंने आप सबके कहा कि ये जो एग्जेम्प्टेड इनकम है, 3 टाइप के एम्प्लॉय को हमने इसके अंदर कवर किया गया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सबसे पहले बता दूं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय करती है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब ये सेंटर के भी हो सकते हैं, स्टेट के भी हो सकते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, उनको जो भी ग्रेजुटी मिलती है वो क्या है, फुली टैक्स फ्री है, ये ध्यान रख लेना। और कवर्ड कौन सा एक्ट इसके अंदर कवर करता है, एम्प्लॉय कवर्ड, ये ऐसे कौन से एम्प्लॉय कवर करते हैं, अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। ग्रेजुटी का भी एक्ट है, जैसे आप ऐसा नहीं इनकम टैक्स एक्ट करते हैं, ग्रेजुटी एक्ट भी है, ग्रेजुटी एक्ट 1972 है। और इसके अकॉर्डिंग यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी अमाउंट रिसीव करता है ग्रेजुटी का, और 20 लाख या फिर 20 लाख, ये पहले लिख दिया है, और 15 दिन की सैलरी, 15 दिन की सैलरी मतलब कि जितनी उसने कितने साल कंप्लीट किए हैं, यदि उसने 30 साल जॉब की है, ठीक है, तो 30 साल की 15 दिन की सैलरी,
एक साल के 15 दिन के 30 गुना 15 दिन की सैलरी, इस टाइप्स करके निकालते हैं ना। अमाउंट रिसीव, उसने ग्रेजुएटी का कितना अमाउंट रिसीव किया है 20 लाख, और 15 डेज सैलरी फॉर ईच कम्प्लीटेड ईयर, हर साल की 15 दिन की सैलरी ले लेनी है, ठीक है, उनको ऐड कर लेना। तीनों अमाउंट में जो भी लेस होगा, ठीक है, तो ये वाला अमाउंट एग्जम्प्टेड होगा, लिस्ट ऑफ 3 इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, ठीक है, वो एग्जम्प्टेड होगी, ठीक है। तो जो भी अमाउंट तीनों में कम होगा वो वाली एग्जम्पशन का, उसको कहेंगे ये एग्जम्प्टेड, ठीक है। तो मुझे समझ गए होंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली टैक्स फ्री है, और कौन सा कवर करता है, ग्रेजुएटी एक्ट 1972 को ये कवर करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं, जब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब वो 1972 को कवर करता है तो उस केस में सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, तो उस केस में सैलरी ऐसी होती है बेसिक सैलरी प्लस डे रेस्ट लॉस। तो इसमें दो चीजें ही ऐड होती हैं, बेसिक सैलरी प्लस डे रेस्ट लॉस। और दूसरी बात है कि उसमें मंथ में कितने दिन को मंथ माना जाता है, 26 दिन का माना जाता है। और यदि 15 दिन की सैलरी निकालनी है, ठीक है, 15/30 नहीं किया जाता है, बल्कि 15/26 किया जाता है, मतलब कि महीने के 26 दिन माने जाते हैं, ठीक है। यदि सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है तो हमने 7 दिन की सैलरी को कंसिडर करना है, ठीक है। और इस केस में यदि 6 महीने से ज्यादा हो गए, है ना, जैसे तो उसको 1 साल मान लेना है, और यदि 6 महीने से कम है तो उसको इग्नोर कर देना है, ठीक है। जैसे होता है ना फ्रैक्चर में आता है, जैसे ये हमने कंप्लीट ईयर कैसे कंप्लीट करना है, जैसे मेरे कहने का मतलब है कि मैंने क्या 15 साल 7 महीने जॉब की है, 15 साल 7 महीने जॉब, तो उसको क्या कंसिडर करेंगे 16 साल। यदि मैंने कहा 15 साल 4 महीने जॉब की है तो क्या कंसिडर करेंगे 15 साल, तो 4 महीने को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, ठीक है। ग्रेजुएटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुली टैक्सेबल। यदि ग्रेजुएटी सर्विस के दौरान मिल जाती है, जैसे मैं सर्विस कर रही हूँ और उसके बीच में मिल जाती है, तो ये क्या है, तो ऐसी एग्जम्पशन नहीं मिलनी है जो पिछली स्लाइड में हमने देखी है, तो वो क्या होगी, फुली टैक्सेबल होगी। यदि ग्रेजुएटी रिसीव बाय लीगल हायर, है ना, जैसे ग्रेजुएटी यदि ग्रेजुएटी ड्यू थी, है ना, और जो पर्सन उसकी डेथ हो गई है और उसको मिल गई है, तो वो क्या होगी, फुली टैक्स फ्री होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, क्या ध्यान देने वाले, ड्यू हो गई है वो ग्रेजुएटी, ठीक है, और उसके आगे लीगल हायर को मिल रही है, तो वो क्या होगी, टैक्स फ्री हो। हमारा थर्ड टॉपिक है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन केस ऑफ एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। मतलब कि जब इस एक्ट 1972 के अंदर एम्प्लॉय नहीं आता है, उस समय उसको कितनी एग्जम्पशन मिलेगी। उस केस में जो हमें ग्रेजुएटी का अमाउंट मिला है और 20 लाख और हाफ मंथ एवरेज सैलरी, देखो मैंने यहाँ पर बड़ा ज्यादा अलग सा टॉपिक बोल रही है, एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। इन तीनों में से जो भी कम हो उतनी एग्जम्पशन मिल जाएगी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, जो इस एक्ट के अंदर कवर नहीं करता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे तीनों टॉपिक। जब ये कवर 1972 को कवर नहीं करता है तो उस केस में नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में सैलरी को कैसे, ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। सैलरी को क्या मानना है, बेसिक पे प्लस डियरेंस लॉस। देखो पिछली बारी क्या था, बेसिक पे और डियरेंस लॉस था, पर इस बारी एक और पॉइंट ऐड हो गया, कमीशन इज बेस्ड ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। यदि किसी भी एम्प्लॉय को उसकी टर्नओवर के बेस पर एक फिक्स्ड कमीशन मिलता है, उसको भी उसकी सैलरी में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और एवरेज सैलरी, जैसे आपने फार्मूले में देखा, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ, मतलब कौन से, जब उसकी रिटायरमेंट हुई ना, जब समझो जब रिटायरमेंट हुई उसके पिछले 10 महीने की मंथली सैलरी का एवरेज को कंसीडर करना है, समझ गए। जैसे किसी की होगी है अक्टूबर में होगी, है ना, 30 अक्टूबर को उसकी रिटायरमेंट हो गई है, तो जनवरी से लेकर 30 अक्टूबर तक कितने 10 महीने की सैलरी को क्या मान लेना है, एवरेज, जो उसी के रिटायरमेंट के पिछले 10 महीने, ऐसे नहीं कोई भी 10 महीने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओनली कंप्लीट 1 ईयर आर कंसिडर्ड। इसमें ऐसा नहीं है जैसे हमने पिछली केस में क्या किया, 6 महीने से ज्यादा तो उसको 1 साल मान लो, 6 महीने से कम है तो उसको इग्नोर कर दो, पर इसमें पार्ट को तो कंसिडर करना ही नहीं है, यदि कंप्लीट ईयर है उसी को कंसिडर करना है, ठीक है। ग्रेजुएटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस इज फुली टैक्सेबल। दोनों ही केसेस में क्या है, ड्यूरिंग द सर्विस मिलती है तो वो क्या होगी, फुली टैक्सेबल। कम्यूटेड पेंशन कौन से सेक्शन में कहा गया है, सेक्शन 10(10)(a). कम्यूटेड पेंशन सेक्शन 10(10)(a). सबसे पहले हम इसका मीनिंग जान लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है,
चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, चाहे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से एम्प्लॉई रिटायर हुआ हो। तो मैं यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई की बात नहीं कर रही हूँ। और वहाँ पर प्रोविजन है पेंशन का, तो उसको रिटायरमेंट के बाद जो भी एक मंथली जैसे सैलरी मिलती है ना हर महीने, ऐसे ही मंथली क्या मिलता रहता है, अमाउंट मिलता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। वो जब तक उसमें तो रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो उसको डेथ तक मिलते रहते हैं, ठीक है, तो उसको पेंशन मिलती रहती है। लेकिन कई बार उनको ये ऑप्शन दी जाती है, कई बार ये है ऑप्शन कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट उनको लेना पड़ता है जब रिटायरमेंट होती है, पेंशन का ही इकट्ठा ले ली, मतलब कि लमसम अमाउंट ले लें। मंथली पेंशन तो आपको पता चल गई, जैसे मैंने स्क्रीन पर लिखा मंथली पेंशन जो उसको हर महीने मिलती है। और क्यूमुलेटिव पेंशन कौन सी होती है, क्यूमुलेटिव पेंशन का मतलब क्या है, रिसीविंग लम्प सम पेमेंट, इकट्ठी पेमेंट ऑन रिटायरमेंट के साथ मिलती है हर लॉन्ग बीन ए पॉपुलर फीचर ऑफ पेंशन अरेंजमेंट। ये प्रोविजन बना दिया कि उस समय बंदे को पैसे चाहिए होते हैं तो उसको इकट्ठा अमाउंट दे देते हैं एज ए पेंशन, ठीक है, वो पेंशन का ही पार्ट होता है। पेंशन नीचे पीरियोडिकल पेमेंट, पेंशन वैसे क्या है, पीरियोडिकल मतलब मंथली हम पेमेंट करते हैं, फिर क्यूमुलेटिव पेंशन जी लम सम पेमेंट इन ल्यू ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट, हम ये वाली अमाउंट देते हैं, उसी का ही पार्ट होता है मंथली पेंशन का, लेकिन हम इसको उसकी जगह इकट्ठा करके दे देते हैं। इज डिफाइंड एज गिवन बाय फुल और पार्ट ऑफ द पेंशन पेबल टू एम्प्लॉय फ्रॉम रिटायरमेंट इन एक्सचेंज फॉर एन इमीडिएट पेमेंट ऑफ ए लमसम पेमेंट। अभी आप समझ गए होंगे मंथली पेंशन की, तो क्यूमुलेटिव पेंशन कैसे कहते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो भी पेंशन मिलती है कुछ अमाउंट उसको मंथली के रूप में दे देते हैं, कुछ अमाउंट क्या करते हैं इकट्ठा ही उनको रिटायरमेंट के टाइम दे देते हैं, कुछ अमाउंट मंथली दे देते हैं हर जब तक वो डेथ तक उसको मिलता रहेगा। दूसरा अमाउंट है कुछ अमाउंट पेंशन वाला उनको इकट्ठा ही दे देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कम्यूटेड पेंशन। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो सबसे पहले आपको बता दो जो मंथली पेंशन है इसको वैसे ही हमने ट्रीट करना है जैसे सैलरी को ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो उसको वैसे ही सैलरी के सारे जो स्लैब्स वगैरह इस पर लगेंगे। जहाँ पर कम्यूटेड पेंशन है उसकी बात हम कर लेते हैं। कम्यूटेड पेंशन इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट का है, इनको जो भी पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद वो फुली क्या है एग्जम्प्टेड है। पहली बात जैसे कि जैसे मैं हूँ ना, मैं आपको कॉलेज में पढ़ाती हूँ, तो मेरी जो मुझे पेंशन बेस्ट तो है ही ऐसे कहूँ जो 2013 से पहले पेंशन थी ना, वो लोग जब रिटायर होंगे तो उनको जो भी कम्युनिटी पेंशन मिलेगी वो क्या होगी, फुली एग्जम्प्टेड होगी। तो मुझे आपको समझ गए होंगे। दूसरा है कम्युनिटी पेंशन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है, तो उनको केस में क्या होगा, जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉन गवर्नमेंट, एक तो गवर्नमेंट टैक्स फ्री होगी और इसमें बस दो ऑप्शन है, इफ एम्प्लॉय रिसीव ग्रेजुटी अलॉन्ग विद द कम्युनिटी पेंशन, मतलब कि उसको ग्रेजुटी भी मिलती है और कम्युनिटी दोनों चीजें मिलनी है, उस केस में उसकी जो कम्युनिटी पेंशन है वो 1/3 ही एग्जम्प्ट होगी। कम्युनिटी पेंशन जब उसको ग्रेजुटी भी मिलती है जैसे मैंने पीछे आपसे डिस्कस किया, और कम्युनिटी पेंशन भी मिलती है, दोनों चीजें रिटायरमेंट के टाइम मिलती है, उसकी 1/3 ऑफ पेंशन इज नॉर्मली इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम टैक्स आउट ऑफ द अमाउंट, ठीक है। और दूसरा है यदि वो ग्रेजुटी नहीं लेता, सिर्फ उसको कम्युनिटी पेंशन मिलती है, उस केस में 1/2 द पेंशन इज नॉर्मली इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम टैक्स आउट ऑफ द अमाउंट, तो उस पर सिर्फ आधे पर ही टैक्स लगेगा, आधे क्या होगी एग्जम्पशन होगी, मतलब ये पार्टली है ना। जैसे हम बोलते थे ना पहले, हमने जब से हम ग्रेजुटी कर रहे हैं वो भी पार्टली था, ये भी पार्शली है कि इतनी एग्जम्पशन मिलेगी, ठीक है। तो आपने मुझे लगता है कि कम्युनिटी पेंशन को अच्छे ढंग से समझ लिया होगा, ठीक है। फिर एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, एनी अमाउंट रिसीव्ड ऑन कम्यूटेशन और पेंशन फ्रॉम ए फंड सेटअप बाय LIC ऑफ इंडिया, LIC ने कोई फंड स्थापित किया है कब से, 1 अगस्त 1996 से, और बाय एनी अदर इंश्योरर अथोराइज टू डू सो, ऐसे और किसी इंश्योरेंस ने किया है, वेयर कंट्रीब्यूशन इज मेड बाय द एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन किया है, वो भी एग्जम्प्ट होगा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी एग्जम्प्ट होगा टैक्स के पॉइंट ऑफ से। इसी के साथ मैं आपका कम्युनिटेड पेंशन खत्म करती हूँ। कौन से सेक्शन के अंडर था, सेक्शन 10(10)(a), ठीक है। मंथली पेंशन पर तो टैक्स लगाई है, कम्युनिटी पेंशन पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो नहीं लगेगा, यदि दूसरा एम्प्लॉय है तो 1/3 और 1/2 वाली कंडीशनें आपने ध्यान में रखना, ठीक। लीव इनकैशमेंट कौन से सेक्शन के लिए, सेक्शन 10(10)(a). फिर मैं आपको एक बार फिर से डिस्कस कर सकती हूँ, लीव इज अर्न ड्यूरिंग द ईयर, है ना, एक साल के अंदर जैसे मैंने 20 कमा ली, गेट एक्यूमुलेटेड ईच ईयर, जितने साल में सर्विस करती हूँ वो इकट्ठी हो जाती है ना। और फिर मैंने वो छुट्टियां मैंने ली नहीं है, नॉट अवेल द इनकैशमेंट ऑफ लीव बाय सरेंडिंग लीव स्टैंडिंग टू वंस क्रेडिट इज नोन एज लीव सैलरी,
मतलब इकट्ठी होती रहती है मेरी रिटायरमेंट तक, उसके बदले मुझे क्या अमाउंट मिल जाता है। द एम्प्लॉय रिसीव पेमेंट, है ना, जैसे मैं अमाउंट रिसीव करती हूँ फॉर द नंबर ऑफ द लीव नॉट अवेल्ड बाय हर ड्यूरिंग सर्विस, जो छुट्टियां मैंने ली उसके बदले मुझे क्या मिल जाता है, अमाउंट मिल जाता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट रूल बनाती है रिगार्डिंग द इनकैशमेंट ऑफ अर्निंग इन इससे रिलेटेड, ठीक है। तो टैक्स प्रोविजन क्या है, तो वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अर्न लीव इन कैश ड्यूरिंग सर्विस। अर्न लीव जब भी मैंने सर्विस के दौरान, अब मैं रिटायर नहीं हुई है, उसके बीच में ही मैंने अपनी छुट्टियों के बदले क्या ले लिए हैं, पैसे ले लिए, तो फुली टैक्सेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दोनों ही केसेस में मुझे उस पर क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा, ये ध्यान से देखना। अब गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, टैक्स देना पड़ना है, क्योंकि मैं ड्यूरिंग द सर्विस, इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात क्या है, अर्न लीव इन कैश एट और आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम या रिटायरमेंट के बाद, ठीक है। मुझे अपनी छुट्टियों की क्या मिल गई है, अमाउंट मिल गया है, तो फुली टैक्स फ्री है, फुली टैक्स फ्री है। इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या है, टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगेगा। जैसे मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ और मैं अपनी 20 छुट्टियां नहीं लेती हूँ, हर साल नहीं लेती, तो मेरे रिटायरमेंट के टाइम इकट्ठी हो जाएंगी, तो इन छुट्टियों के बदले जो मुझे अमाउंट मिलता है वो क्या होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, समझ गए आप। लेकिन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या है, अमाउंट उसने एक्चुअली में अमाउंट कितना रिसीव किया है लीव इनकैशमेंट का, और 3 लाख रुपया और 10 महीने की सैलरी, मतलब 10 गुना एवरेज सैलरी, ठीक है। और फोर्थ कौन सा है, अमाउंट ऑफ अर्न लीव ड्यू, जो उसको ड्यू है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अर्न लीव ड्यू इन मंथ टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, इन चारों में से जो भी लेस होगा वो हमें क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। तो मुझे लगता है कि आप सभी ने अच्छे से समझ लिया होगा लीव इनकैशमेंट क्या होती है। लीव इनकैशमेंट टर्म भी आपने समझ ली होगी, जो भी छुट्टियां गवर्नमेंट एम्प्लॉय अवेल नहीं करता है या कोई भी एम्प्लॉय अवेल नहीं करता है, वो छुट्टियां ऐड हो रही, उन छुट्टियों के बदले उनको क्या मिलती है, अमाउंट मिलता है, इसको हम क्या कहते हैं, लीव इनकैशमेंट। यदि ड्यूरिंग द सर्विस उसने ले ली तो वो टैक्स लगेगा, यदि उसने अपनी रिटायरमेंट के बाद ली तो उस पर क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो फुली टैक्स फ्री है। यदि वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो जो आपके सामने स्क्रीन में 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इनमें से जो भी कम होगा उतनी एग्जम्पशन उसको मिल जाएगी। मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे लीव इनकैशमेंट, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ये कौन से सेक्शन के अंडर है, सेक्शन 10(10)(a), ठीक है। थैंक यू। अमाउंट रिसीव्ड एज रीइटरेजमेंट कंपनसेशन, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती हैं, उन्होंने लेबर रखी होती है, एम्प्लॉय रखी होती है, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि उन्होंने एम्प्लॉय को रिप्लेस करना होता है, नए एम्प्लॉय रखने होते हैं, या फिर उनके पास सरप्लस एम्प्लॉय हो गए हैं तो उन्होंने उनको निकाल देना है, ठीक है। काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं, डिस्चार्ज, सरप्लस लेबर, मतलब ज़्यादा हो गए तो निकालना है, या उनको निकाल कर न्यू लेबर रखने हैं ताकि नई टेक्नोलॉजी के रखने हैं। तो किसी भी रीज़न के कारण तो उन लेबर को क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि उनका तो कोई कसूर ही नहीं था, उनको क्या पनिशमेंट दी जा रही है कि उनको इंडस्ट्री से निकाला जा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग कि उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, कंपनसेशन दिया जाएगा। The provision of section 10 subsection 10b of the Income Tax Act provide that any amount received by a workman as compensation under Industrial Dispute Act 1947, इनको कौन से एक्ट के अंदर पैसे मिलते हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, और या अदर कोई नोटिफिकेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग यदि अमाउंट मिलता है तो वो क्या माना जाएगा, अमाउंट मतलब कि कंपनसेशन मानी जाएगी। तो जो मैं अभी आप पॉइंटिंग बोलूँगी उनमें से जो सबसे कम होगा वो टैक्स से क्या होगा, एग्जाम्प्ट होगा। सबसे पहला पॉइंट है, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज कंपनसेशन बाय एम्प्लॉय, ठीक है, जो भी एक्चुअल में उनको मिला है। दूसरा है 5 लाख रुपया, और तीसरा है अमाउंट कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25(f)(b ऑफ द इंडस्ट्री डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट कैलकुलेट किया गया है 5 लाख रुपया, और अमाउंट एक्चुअली में उनको रिसीव, तीनों में जो भी कम होगा उनको वो क्या होगा, उनको टैक्स एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँगी कि जब भी किसी एम्प्लॉय को विदाउट किसी रीजन से उसको निकाला जाता है,
सरप्लस होने के कारण या फिर नई लेबर उसके घर तो उनका कोई कसूर नहीं होता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के गवर्नमेंट को कंपनसेशन मिलती है। उस कंपनसेशन को वो टैक्स कितना देना है, ये पार्शली है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(10)(b) के अकॉर्डिंग, तो ये वाली रिबेट उनको दी जाएगी। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे, तो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अमाउंट रिसीव्ड ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम फ्रॉम एन अप्रूव्ड पब्लिक सेक्टर कंपनी। कहाँ से लेना है, पब्लिक सेक्टर कंपनी। पब्लिक सेक्टर कंपनी किसे कहते हैं, आप सभी को पता ही है, हम अपने अच्छे ढंग से पढ़ लिया हुआ है। यदि कोई भी ऐसा पर्सन वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो एक एम्प्लॉई है फिक्स टाइम के लिए, एक टाइम होता है, 50 ईयर में रिटायरमेंट होनी है, 60 में होनी है, फिक्स होता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब कि जो एम्प्लॉई है अपनी इच्छा से उससे पहले अपनी रिटायरमेंट ले लेता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब है कि जो टाइम फिक्स किए गए उससे पहले वो अपनी इच्छा से अपनी रिटायरमेंट ले लेता है। ऐसी स्कीम किसने दी हुई है, जो कंपनी दे देती है कि ऐसी स्कीम है। यदि वो आप पहले ले लेते हैं, वो जानबूझ के करती है कंपनी ऐसा, वो कहती है कि हम आपको कंपनसेशन देंगे यदि आप जल्दी से रिटायरमेंट ले लोगे। क्यों, तो उनको होता है कि ये रिटायर हो जाए तो नए बंदे को रखेंगे, उसको कम पेमेंट देनी पड़ेगी और न्यू टेक्नोलॉजी वाले, तो मतलब कि काफ़ी सारे रीजन के कारण वो ये सोचते हैं कि स्टाफ कम हो जाए या फिर उनको नहीं चाहिए होगा, तो वो ऐसी कई स्कीम से लगा देती है। तो उसमें होता है कि एक तो हमने पहले पढ़ा था ना रिटरीचमेंट कंपनसेशन पढ़ा था, उसमें था कि वो खुद से निकालती है फिर कंपनसेशन देती है। इसमें वो खुद से कंपनी निकालती नहीं है, इसमें आपको ही ऑप्शन दी जाती है कि आप जल्दी से रिटायरमेंट ले लो तो हम आपको कंपनसेशन देंगे। मतलब एक टाइप से इनडायरेक्ट वे है कि स्टाफ क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, ठीक है, और इसके बदले में कंपनी क्या रहती है, उनको कंपनसेशन देती है। अब यहाँ पर ये टॉपिक आ जाता है जो वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम में जो कंपनसेशन मिलती है उस पर क्या रिबेट मिलेगी या नहीं मिलेगी। जहाँ पर ये ऑप्शनें आ जाती है तो इसका मतलब है वहाँ पर पार्शली एग्जम्पशन मिलेगी। जो मैं अभी आपके सामने 4 पढ़ूंगी, इनमें से जो भी कम होगी इतनी एग्जम्पशन मिलेगी उसको। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय, एक्चुअल में उसने कितना अमाउंट रिसीव किया है, दूसरा है 5 लाख, ये मैक्सिमम स्टैट्यूटरी लिमिट है ये एक टाइप से, ये ना, और अमाउंट इक्वल टू 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर सर्विस, जितने साल सर्विस की हुई है मल्टीप्लाई में उसके 3 महीने की सैलरी, ठीक है। और नेक्स्ट है सैलरी फॉर द पीरियड ऑफ सर्विस लेफ्ट, कितनी सर्विस रह गई है उसकी ना, लेफ्ट मतलब रह गई है, उसने यदि 30 साल की सर्विस थी उसने 20 साल में ले ली रिटायरमेंट, 10 साल की सर्विस रहेगी ना, उधर उस जो सर्विस रहेगी उसकी सैलरी, ठीक है। और इनमें से जो भी कम होगी उतनी उसको क्या मिलेगी, टैक्स में क्या मिलेगी, एग्जम्पशन मिलेगी। तो मुझे लगता है ये टॉपिक भी समझ गए होंगे वॉलंटरी रिटायरमेंट किसे कहते हैं, और ये भी समझ गए होंगे कि कितनी रिबेट उसको मिलनी है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड, एनी पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड होता क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी होते हैं, स्टैट्यूटरी पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी होते हैं, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड भी होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात करूँ, मैं PPF है जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, ठीक है। तो एक होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रोविडेंट फंड होता है, ध्यान से सुनना आप, एक मेरी सैलरी से एक फिक्स अमाउंट 5% या 10% कटता रहता है, ठीक है। और दूसरा कि गवर्नमेंट भी 10% अपनी तरफ से डाल देती है, हो गया अमाउंट, और डिपॉजिट होता रहता है वो अमाउंट, उस पर क्या मिलता रहता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है, समझ गए। जब समझो 10% मैंने डाला और 10% गवर्नमेंट ने डाला, और वो क्या होता है, डिपॉजिट होता रहता है, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो वाला अमाउंट क्या हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। Provident fund is retirement benefit scheme where the amount accumulated balance of the provident fund along with the interest amount is given to the employee at the time of retirement, ठीक है। जैसे कि मेरा कंट्रीब्यूशन भी है उसमें, जो इंस्टीट्यूट है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, वो इकट्ठा होता रहता है, उस पर क्या मिलता रहता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है। तो हमने इस पर ये डिस्कस करनी है क्या उस पर क्या लगना है, रिटायरमेंट के टाइम ये पैसे मिलने हैं तो उस पर टैक्स लगना है कि नहीं लगना है। पहला है अमाउंट रिसीव फ्रॉम स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यदि किसी भी एम्प्लॉई को स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड मिलता है तो वो क्या है, फुली एग्जेम्प्टेड है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये क्या है, फुली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। दूसरा है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मिलता है
तो ये डिपेंड करता है, कुछ कंडीशनें होंगी तभी वो मिलेगा, वो तभी मिलेगा तो है ये ना, मतलब मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है टैक्स से एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब उस एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर के यहाँ कंटिन्यूसली 5 साल काम किया, ठीक है। यदि वो 5 साल काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ हेल्थ इशू थे, खुद ही एम्प्लॉयर ने अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया था 5 सालों बीच बीच में बंद किया हुआ था, तो इस रीजन के कारण 5 साल नहीं हुए, तब यदि उसने 5 साल काम किया है तब उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी, ठीक है। और थर्ड पार्ट है अमाउंट रिसीव फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, उस केस में हमें टैक्स की एग्जम्पशन मिलेगी। हाँ जी, ये डिपेंड करता है कंडीशन, जो एम्प्लॉयर का जिसने जॉब दी हुई है ना, उसने जो कंट्रीब्यूशन किया है उस पर जो इंटरेस्ट देते हैं उस पर टैक्स, वो फुली टैक्सेबल है, उस पर टैक्स नहीं मिलेगी। जैसे समझो जिसने मुझे जॉब दी हुई है वो मुझे 10% मुझे देता है और उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है और रिटायरमेंट के टाइम वो अमाउंट मिल जाता है, वो फुल क्या है, फुली टैक्सेबल है। इम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जैसे मैंने खुद जो कंट्रीब्यूट किया है वो क्या होगा, एग्जम्प्टेड होगा, लेकिन जो मैंने कंट्रीब्यूट किया है उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा। देख लिया आपने 3 पॉइंट थे यहाँ पर, ठीक है, कि स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। आपने देखा स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड फुली एग्जम्प्टेड है, ठीक है, और अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, एम्प्लॉय वाला टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉय वाला एग्जम्प्टेड होगा, और इंटरेस्ट दोनों ही केस में क्या है, टैक्सेबल है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। और आपने जो ये 6 पॉइंट अपने अच्छे ढंग से कर लेना है, ये था हमारा रिटायरमेंट बेनिफिट। आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना है, ये एक ही चैप्टर है और इसके साथ आपने इसकी एग्जाम्पल कर लेनी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है।